Okay, thank you so much. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आज सबसे पहले हम लोगों ने यूनिटरी को करना है। यूनिटरी बेसिकली ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग सिंगल गवर्नमेंट होती है और उसके प्रोविंसेस तो होते हैं फेडरेटिंग यूनिट्स, आप कह लें उनको, काउंटीज कह लें, स्टेट्स कह लें, जिस तरह भी कह लें, वो एग्जिस्ट तो करती हैं, बट उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे जो हम देखते हैं पाकिस्तान में ऐसे वो नहीं होती। बट क्योंकि कोऑर्डिनेशन करनी होती है, स्टेट्स को मेंटेन करनी पड़ती है, उनको एक लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। वो लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट भी जिसको आप कहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट्स को रन करने में, उनको गवर्न करने में। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पावर डेलीगेशन करती है अपनी काउंटीज को, डिस्ट्रिक्ट्स को, तहसील को, अब जो भी इनको नाम इस तरह का देना चाहें आप उनको दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को। तो ये चंक्स में डिवाइड होते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कितनी पावर किस डिस्ट्रिक्ट को देनी है, क्या सीन होगा, सारी चीजें। जो मेन डिफरेंस है इसमें वो ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। फेडरल यानी कि प्रोविंस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल के अंदर, और उसके बाद प्रोविंसेस के अंदर भी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मिनी स्टेट आप उसको कह लें, वो होती है। सो दोनों स्टेट्स जो है, ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी जो दोनों स्टेट्स हैं ये अपनी अपनी जगह सॉवरन है और पावरफुल है। मतलब इनमें दो फेडरल इज मोर पावरफुल, बट ऐसे नहीं होगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग हैंड की तरह आपके पर्टिकुलर उसकी फॉर्म में आपके पास रहे, जैसे कि चाइना में होता है। वहां पे ये जो छोटी छोटी इस तरह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और वो अपनी यूनिट्स बनाए हुए, वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनकी बेहतरीन चाइना के पास इस टाइम सिस्टम है, तभी उन्होंने 1.3 1.4 बिलियन लोगों को मैनेज किया हुआ है। बट वो क्या है कि वो सिर्फ दे आर मैनेजिंग देम, वो उनको फ्रीडम नहीं दे रहे, कुछ ऐसे वो नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना सिखा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको लेके चल रहे हैं कि एक ही पार्टी में आपने कैसे ऊपर आना है और यूनिट्स ज्वाइन करने हैं। एनीवे, चाइना इज, ये नीचे भी लिखा हुआ है, चाइना इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और भी है बाकी बताते हैं। ओके, सो पावर, हाँ, दूसरी बात ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, और लोकल गवर्नमेंट का एक रूल होता है। जब आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब आप लोकल गवर्नमेंट के पास आते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं, तो आप हमेशा उसको सिनोनिम लेते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी, और इन सब वर्ड से। तो सेल्फ रूल जो है वो किस तरह देना है? सेल्फ रूल इट मीन्स कि वो जो उस काउंटी, उस डिस्ट्रिक्ट, उस फेडरेटिंग यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जो लोग हैं, कितने ज्यादा मैटर्स, कितने ज्यादा सब्जेक्ट्स पे वो अपनी मर्जी से रूल्स बना सकते हैं, टैक्सेशन इम्पोज कर सकते हैं, कौन सी सैनिटेशन और इस तरह की पॉलिसीज वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कितनी पावरफुल है। सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं देखने को मिलती। जो सेंटर है वो पावर कंजम्पशन उसकी बहुत ज्यादा होती है, पावर कंसंट्रेशन होती है, सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी वजह से वो किसी भी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसको जो उसकी यूनिट है उसको कह लें, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, फेडरेटिव यूनिट जो है उसकी स्टेट की, वो उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, वो उसको डेलीगेटेड पावर वापस ले सकता है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हर वो काम कर सकता है जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन फेस करता है उसको अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल मैनेजरी, हाँ, रीडिफाइंड बाउंड्रीज है। और उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई स्टेट, अगर फेडरल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर वो किसी स्टेट या किसी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज करना चाहे, कुछ और राइट्स या लिबर्टीज किसी प्रोविंस से लेके अपने पास रखना चाहे, उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे पहली और पहला प्रिंसिपल जो है उसमें स्टेट को, फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने प्रोविंस के साथ रिलेशनशिप के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, और विद इन दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर राइट्स, फंक्शंस, पावर्स, ये सब कुछ डिस्क्राइब होता है कि कितनी पावर, कितने राइट्स जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगे और कितने प्रोविंसेस के पास होंगे। और उसके बाद अगर इन केस बाउंड्री एक्सटेंड करनी है, न्यू प्रोविंस बनाना है, प्रोविंसेस को मर्ज करना है, किसी और तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव
उसकी चेंज करनी है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर एक मिनट सॉरी सो अगर ये सब कुछ चेंजेस करने हैं, इंक्रीज करना है ये सब कुछ, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ता है, पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लेके आनी पड़ती है जिसको, और उसके साथ जिस प्रोविंस की बाउंड्री चेंज हो रही है, रीडिजाइन हो रही है, रीडिफाइन हो रही है, न्यू प्रोविंस बन रहा है, उस प्रोविंस की पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। सो आप ये कह सकते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिजिड होगा और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वहां पे कुछ डिफरेंसेस फेस करने को नहीं होते गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फॉर्म में। okay. हाँ, फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं आगे। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ईरान, चाइना एंड रशिया, ये सारी यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। रशिया का यहाँ पे थोड़ा सा ये मेंशन कर दूं कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन रशिया इज अ फेडरेशन ऑफ 22 रिपब्लिक्स फ्रॉम 84 48 फेडरल यूनिट्स, बट प्रैक्टिकली जो है वो रशिया एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और चाइना भी, अच्छा ये दोनों कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं और दोनों ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को परफॉर्म करते हैं। चाइना का इसलिए मैंने कल भी बताया था, मेंशन करना चाइना के लिए मैनेज करना इजी है क्योंकि चाइना थ्रू आउट हिस्ट्री उनकी पॉपुलेशन ज्यादा रही है और उनकी उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग रही है, उनकी ट्रेनिंग ऐसे है कि दे आर दी यू कैन से वन ऑफ द एक्सेप्शन कि जिनको इतना वेल हैंडेडली उन्होंने मैनेज किया हुआ अपनी पॉपुलेशन को, और आपको इस तरह के इश्यूज देखने को नहीं मिलते जो कि पाकिस्तान या इंडिया में देखने को मिलते हैं, और अगर देखने को मिले भी तो उनका मीडिया इतना ज्यादा फ्री नहीं है, सो यू वोंट बी एबल टू हियर। एनीवेज नेक्स्ट, ओके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने अभी बताया कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट आप कह रहे मिनी स्टेट बनी हुई होती है, पैरेलल स्टेट्स होती हैं दो, बट ये है कि ये एक यूनियन होती है, एक एसोसिएशन होती है। लेट मी चेक, मैंने फाइंड इसको नहीं कर दिया, ओके हाँ, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं क्लियरली तो मुझे ऑप्शन के मिला लगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो डिटरमाइंस व्हेन एंड हाउ मच ऑफ द अथॉरिटी शैल बी डेलीगेटेड टू द लोकल बॉडीज एंड व्हेन एंड इवन व्हाट शैल बी देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये मैंने बता दिया। ओके सो हाँ चलिए, हाँ फेडरल फॉर्म पे आ जाते हैं। ये एक अभी मैंने बताया कि एसोसिएशन क्रिएट की जाती है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये परमानेंट होती है, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो सकती है और बाय फोर्स और रिवोल्यूशन के थ्रू भी हो सकती है। और उसके अलावा हम सुप्रीम पावर्स इन द स्टेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, making each government supreme within its own sphere of powers. फेडरेटिंग यूनिट्स को हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में इसको प्रोविंस कहा जाता है, यूएस में इसको स्टेट्स कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में इसको कैंटोन्स कहा जाता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। वो आप डिफरेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नेम चेंज करते रहते हैं, बट आपने बेसिकली इसको फेडरेटिंग यूनिट्स के मोर पॉलिटिकल टर्म में नाम में लेना है, लिखना है, ये मोर प्रेफरेबल है ये वर्ड। ओके सो फेडरेशन इज अ ड्यूल गवर्नमेंट आप कह लें, ठीक है, with two sets of governments, each of which exercises supreme and original authority within its own boundary, its own sphere. अच्छा देख, हैमिल्टन ने फेडरेशन को कुछ यूं डिस्क्राइब किया है, कोट, a federation is an association of states forming a new one. आप यूएस को देख लें, यूएस has right now 50 states, कुछ लोगों को ख्याल है कि गुआम और वो बाकी भी स्टेट्स हैं तो वो 52 53 पे कोस्टा रिका वो भी ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है और बहुत से राइट्स एंड लिबर्टीज हैं स्टेट्स के पास जो कि ये इन टेरिटरीज को नहीं दे सकते। So that's why US has only 50 recognized states under the Constitution of United States of America. और वो जो states हैं
बेसिकली वो ईच स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, उसके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं। बिलीव यू मी, आपको थोड़ा सा अगर आप कनेक्शन रहता है आपको यूएस के साथ, उसकी मैसेज के साथ और इस तरह की न्यूज के साथ, तो आपको अंदाजा होगा कि एक स्टेट के जो लॉज है वो टोटली डिफरेंट दूसरे स्टेट के लॉज है। कैलिफोर्निया और एलए यानी कि लॉस एंजल्स के जो लॉज होंगे वो फ्लोरिडा और आप दूसरी किसी स्टेट में रहते हैं वो चेंज होते हैं। वहाँ पे हाउसिंग के, मॉर्गेजेस के लॉज, अभी फ्लोरिडा का इशू चल रहा है, अबॉर्शन के लॉज, ये मतलब इतने ज्यादा आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं कि आपको लगता है आपने बाउंड्री क्रॉस नहीं की, आपने किसी और ही मुल्क में आप लैंड कर गए। However, still they form a union, और उस यूनियन का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो यूनियन तो है बट ये यूनिटरी वाली यूनियन नहीं है, ये फेडरल वाली यूनियन। ठीक है, ओके व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, ये थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है बेसिकली। फिर मोस्ट ऑफ द फेडरल फॉर्म्स गवर्नमेंट में ना, इंडिया पाकिस्तान में आप देख लें, नॉट श्योर अबाउट यूएस बट ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन स्टेट्स में, पार्लियामेंट्री स्टेट्स में आपको थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरेटिंग यूनिट्स की गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं वो बिल्कुल रूट में होती है, और उनके काम है आप सैनिटेशन का निज़ाम ठीक रखना, रोडों पर सफाई रखना, और सड़कें सही रखना, उनको पार्क्स की हिफाजत करना, ये इस तरह के काम जो है लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं, बिल्कुल रूट काज नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ओके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि एक पैरेलल गवर्नमेंट होती है, एक कंपटीशन समझने चल रहा होता है, एक डिफरेंस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, और इवन इन यूएस में भी कह सकते हैं, सेंट्रल में गवर्नमेंट जो होती है वो किसी एक पार्टी की होती है, और प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट चल रही होती है वो किसी दूसरी पार्टी की होती है। सो पाकिस्तान में तो बहुत डाइवर्सिटी है, इंग्लैंड और यूएस में क्योंकि दो पार्टीज है तो वहां पे इतना इशू नहीं होता, बट पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को क्लैश ये मिलता है कि जैसे ही पार्टीज की, डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट आती है, आप अपने पाकिस्तान को देख लें, सिंध में इस टाइम पीपीपी है, और पंजाब में पीटीआई, और सेंट्रल में भी पीटीआई है। तो पंजाब के तो इतने मसले नहीं चलते, उस्मान बुज़दार साहब आराम से मीटिंग करके अपनी बात कन्वे कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मुराद अली शाह और पीपीपी, तो फिर ये जो टसल है, ये जो अजीब सी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, ये जो क्योस क्रिएट हो जाता है, फेडरल फंड्स इशू नहीं कर रहा, वो लोग रो रहे हैं कि हमसे निजाम नहीं संभाला जा रहा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा पानी नहीं है, हमारे इकोनॉमी का शेयर बढ़ाओ, हमारे टैक्सेस कम करो। सो ये जो इतनी ज्यादा आप कह लें, क्योंकि ये ऐसी गवर्नमेंट्स में होता है जो कि इमेच्योर है। ये चीज आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान और इन गवर्नमेंट्स में देखने को नहीं मिलेगी। ये दे आर मोर डेमोक्रेटिकली स्टेबल गवर्नमेंट्स। वहां पे आपको आगे मैं इसको बताती हूँ कि इवन दो ऑस्ट्रेलिया और जापान में बहुत उनका एक कॉमन नाम रहा है कि वहां पे गवर्नमेंट्स अपना कंप्लीट नहीं कर पाती। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं दे आर अनेबल, लकीली और अनलकीली अनेबल टू कंप्लीट देयर टर्म। तो क्या होता है कि वो हर 1.5-2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स जो है वो न्यू कैबिनेट बन रही है और रिजाइन हो रहे हैं। इवन दो आपको इसके सब के बावजूद आपको ये नहीं सुनने को मिलता कि उनका स्टॉक मार्केट बैठ गई है, डॉलर सोना ऊपर चला गया है, और ये सब चीजें इमेच्योर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पे देखने को मिलती हैं। सो ये जो प्यास है इन दोनों फेडरल और प्रोविंस के रिलेशनशिप में, इसको चेक रखने के लिए और ये देखने के लिए कि दोनों में से कोई एक पार्टी है वो किसी दूसरी की पावर इंक्रोच तो नहीं कर रही, या ओवरस्टेप तो नहीं कर रही, या मार्जिनलाइज तो नहीं कर रही किसी प्रोविंस को। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मस्ट मस्ट रूल है इसका। इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पार्शियल जुडिशरी जो है वो चेक रखती है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और प्रोविंस they are behaving properly or functioning, exercising their own authority given to them under the constitution. So supreme पावर जो है वो उसको उनकी वो फंक्शन करती हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मेंशन है। जुडिशरी जो है वो कीप चेक रखती है, कीप्स एन आई ऑन बोथ ऑफ देम। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, बोथ गवर्नमेंट्स आर सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्पेस। In comparison to the
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा आजादी होती है, वो मैं आगे बताती हूँ किस तरह। एग्जाम्पल जो है, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है, तो आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कंट्रोल्स है, बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कनाडा। ओके नेक्स्ट। अब मैं एक चीज स्लाइड आगे बनाना भूल गई हूँ, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म उसमें क्विकली, ब्रीफली एंड क्विकली, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो इसका मेरिट आप कह लें, इसकी खूबी कह लें, वो ये है कि इट स्ट्रेंथन्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके सॉरी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इट्स स्ट्रेंथ एंड विगोर। इसका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ एंड विगोर ये है कि जो सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है उसको क्योंकि फेस नहीं करनी पड़ती, उसको कह लें हेट्रेड कह लें, या उसको अपोजिशन फेस नहीं करनी पड़ती इन द फेस ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि कम्प्लीटली मे बी आपको 380 डिग्री के उससे वो डिफरेंट चल रही हो, उसमें उसकी पॉलिसीज में डिफरेंस हो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ये होता है फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में। सो वो एक मोर स्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, its unitary form of government has vast powers and control over local administration, so it can deal effectively and vigorously with all the questions, internal and foreign. Foreign in a sense कि आप देखिए कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे कराची है और सॉरी सिंध है, सिंध और बलूचिस्तान के पास पोर्ट्स हैं, तो फेडरल कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जो कि अभी गवादर तो अभी बनना शुरू हुई है, पोर्ट बिन कासम वो जो है कराची की, वो तो पहले से ही है। सो फेडरल कोई भी, पिछले दिनों भी कुछ ऐसी, पिछले साल या पिछले महीनों में कुछ ऐसी न्यूज चल रही थी कि पोर्ट का कुछ इश्यू आ रहा है, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने कोई ऐसी वो पॉलिसी बना ही नहीं सकती, फॉरेन पॉलिसी है इस तरह कि जिसमें किसी एक प्रोविंस की वो जो पोर्ट के लिए पॉलिसी है या कुछ ऐसी डिसीजन है, वो दूसरे प्रोविंस की पोर्ट को उसके प्रॉफिट को हर्ट करे। सो इंटरनली और फॉरेन उसमें देखें, दोनों जो प्रोविंसेस हैं मे बी वो हैं तो सेम कंट्री के अंदर आते हैं, बट उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एज एन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि उनके जो प्रॉफिट है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, फिर अगली इसकी एक मैरिट ये है कि इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी स्टेट इज स्पेशली मैनिफेस्टेड इन इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल डिफेंस। इसको थोड़ा सा अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट पार्टीज का इतनी ज्यादा अपोजिशन नहीं फेस करने को मिलती, सो वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता, फेडरल में उन्हें थोड़ा सा रखना पड़ता है। यूएस में इसकी एग्जांपल देती हूँ, बहुत ज्यादा जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है, देयर इज अ कंपैरिजन आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा आ रहा है कि यूएस का, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ये है ट्रेड वॉर है, ये जो टैक्सेशन है अगेंस्ट चाइना, ये अफेक्ट कर रही है नॉर्थ को और प्रॉफिट कर रही है साउथ को। सो उनके इंटरेस्ट आपस में डिफरेंट है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि, और ये जो उसकी प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो क्या थे टैरिफ्स थे उनकी, उसके ऊपर स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, ये इफेक्ट कर रही थी इंडस्ट्रियल नॉर्थ को, और चीप जो एल्यूमिनियम बनाते हैं यूएस के अंदर, वो है साउथ में, जो कि यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं, वाइट सुपरमिस्ट हैं, उनको ये बेनिफिट दे रही है। सो इस तरह की और पॉलिसीज हैं जो कि कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही इफेक्ट करती हैं, एक दूसरे के स्टेट जो है वो इंटरेस्ट कंट्राडिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट जो है वो भी अंडर अंडर दी बम्बार्डमेंट है न्यूज मीडिया के आजकल, उसकी बेसिस पॉलिसीज पे ट्वीट पे चल रही है डिस्कशन। एनीवेज, हाँ, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज है, ये भी हो गया, कैसे लॉज है वो बता दिया है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होती है, वो खुद ही डिसाइड करती है, because there is no autonomous units in it,
एज दे आर इन फेडरल स्टेट, सो वो अपनी मर्जी से लॉज बनाते हैं. फाइनली स्टेट इज सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन. एक ही गवर्नमेंट है, वो उसमें उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा होंगे. आई गेस यूके के अंदर भी 50,000 की और लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर होता है. सो वो डेफिनेटली बहुत कम्प्रिहेंसिव पार्लियामेंट होती है, बट वो एक सिंगल होती है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इज बिट इजी, लेस हेक्टिक है जैसे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है. इट सेव्स मनी, लेस एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द फेडरल वन. ओके, जब थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आप बनाएंगे तो लेस ही होगा. डीमेरिट्स आप पे आ जाते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं. ये जो मैंने कल भी बात की थी कि जितनी भी यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं जिनका नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, जिनका आप कह रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी ये जो एज अ रेस है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिकग्नाइज्ड है. कोई भी आपको ईरानी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं ईरान के नॉर्थ के उस प्रोविंस से बिलोंग करता हूँ, जबकि आपको लोग पाकिस्तान में अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं गिलगित से हूँ, मैं इस तरह हूँ. सो द थिंग इज, फ्रेंच, इंग्लिश और ये सारे वो लोग हैं जिनका कल्चर इतना ज्यादा डाइवर्स नहीं है. दे हैव created an unified identity, ठीक है, as a race, as one race. रशियन है, चाइनीज है, ईरानियन है, इटालियन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है. तो ये सिर्फ उस स्टेट के लिए काम कर सकती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि इंडिया में है, जैसे कि पाकिस्तान में है, और हमारे जैसे कि यूएस में भी है. यूएस में नेटिव्स भी हैं, यूएस में स्पेनिश उनके वो भी हैं, पुर्तगीज उनका वो कल्चर भी है, और माइग्रेंट्स भी हैं. सो वो यूएस भी itself वो बहुत डाइवर्स है. So yes, with their modern experience has shown that large child states with their great diversity of culture, language, and tradition cannot be effectively and efficiently governed by a single center. तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, कैसे नहीं हो सकता ये. फर्स्ट इसका डीमेरिट कह लें, फ्लॉ कह लें. सेकेंडली, centralized unitary form of government is inclined to disregard local needs and interests. ये बहुत बड़ी चीज है. दो हमें चाइना लगता तो है ऐसे कि चाइना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, लोगों को बड़ी इसने ठीक से रखा हुआ है, लेकिन अब पूरी दुनिया ये भी जानती है कि शिनजांग के अंदर क्या हो रहा है, और जो दूसरी मुस्लिम स्टेट्स हैं, मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, उनके अंदर चाइना किस तरीके से उनकी सिविल लिबर्टीज को कर्टेल कर रहा है. बिलीव यू मी, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई गेस लॉस एंजल्स टाइम्स की थी या कुछ इस तरह की थी, 8 मिनट्स की थी वो, और वो मतलब हॉरिबल थी. मतलब देख के उसको, बाकी भी न्यूज में इसका बीबीसी में ये आती है, बट वो यूट्यूब के ऊपर थी, और वो इतना इतना बुरा था कि उसके अंदर जो लोकल उगर मुस्लिम्स थे, वो कह रही थी कि मेरा हम लोग 3 साल के अंदर विद इन 3 इयर्स चाइनीज गवर्नमेंट ने उनकी मेन मोनूमेंट्स जो थे, जो उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी शनाख्त जो बताते थे, उन सब बिल्डिंग्स को रिमूव कर दिया है. इवन के मस्जिदों के ऊपर से जो टॉम्ब होते हैं, जो गुंबद होते हैं, वो भी रिमूव कर दिए. और उसके बाद वो कहती है कि क्योंकि हमारा ये जो हमारी आइडेंटिटी अलग है, ये वो टर्किक मुस्लिम्स हैं, चाइना की जमीन के ऊपर कब्जा किया था. सो वो कहते हैं कि हमारी जो कल्चर थी, जो डाइवर्सिटी थी, जिसको देखने के लिए लोग आते थे, उसको टोटली रिप्लेस कर दिया गया है. वो सारी उगर मुस्लिम्स जो कि स्टॉल्स लगाते थे बाजारों में, वो जो गाने गाते थे अपनी जुबान में, जिसको देख के चाइना के दूसरे पार्ट से लोग आते थे, फैसिनेट होते थे उनसे, वो सब रिप्लेस हो गया है. शी वाज सेइंग कि हमारा ये जो यूनिफॉर्म वे से हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जिस तरीके से ये रिमूव की जा रही है अब, जो कि अब बहुत ऑब्वियस हो गया है वो कंसंट्रेशन कैंप्स की सूरत में भी, वो कह रही है कि हमारी ब्रेन वॉशिंग के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपना कल्चर भुला दें और एक सिंगल चाइनीज रेस में ना हम लोग मर्ज हो जाएं, जो कि हम लोग नहीं हो सकते, और डेफिनेटली ये लोग नहीं हो सकते. ये चीज सिर्फ सप्रेशन को प्रमोट करेगी, जो कि हमें श्रीलंका में देखने को मिला. श्रीलंका में इतने साल तमिल टाइगर ऑफ इलम ऑफ तमिल टाइगर्स के नाम से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट रही, जो इंसर्जेंट्स थे जिन्होंने सिंहासली, और ये जो उनका आपस में दो डिफरेंट फेस होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक के पास पावर थी, दूसरे जो थे वो मेजोरिटी में थे. तो ये चीजें जो है ना, ये स्टेट को वीक कर देती हैं.
चाइना में भी क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आप वहाँ पे मतलब आप उसकी हालत देख लें कि चाइना अब इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एक सिस्टम लाने जा रहा है, डेटाबेस लाने जा रहा है जिसके थ्रू वो रिवॉर्ड करेगा ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि वो पूरे कंट्री में उसने नोटिस करने के लिए, लोगों पे आए रखने के लिए कैमरास लगा दिए सब कुछ। तो अब वो एक नया रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जिसको वैसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अगर वो हर बिहेवियर वो एआई के थ्रू ईच इंडिविजुअल की हर चीज, हर डेटा, हर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद आप लोगों को रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप चाइनीज हो, आप दिन में कितने घंटे किसी क्लब में बैठे हो, आपने कितने घंटे कैफीन पी है, आपने ड्रिंक की करते हुए गाड़ी चलाई है, इसको सब कुछ उस रिवॉर्ड सिस्टम के तहत आपको सिटीजनशिप में प्रमोशन दी जाएगी, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सो ये एक फैंटेसी है जिस पे चाइना अमल करने जा रहा है, और ये चीज टोटली अनएक्सेप्टेबल है फ्री वर्ल्ड में। जिसके बाद लोकल न्यूज आपको बता दिए कि उगर मुस्लिम के बाकी जो प्रोविंशियल मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है। लास्ट ईयर चाइना ने एक सर्कुलर पब्लिश किया था, एक मुस्लिम स्टेट की, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, चीन समथिंग कुछ की, उसमें स्टेट के स्कूल्स को ये सर्कुलर दिया गया था कि बच्चों को हाँ समर वेकेशन हुई थी आई गेस तब, कि बच्चों को क्या था वो मस्जिदों में जाने से रोकें, और उनको मतलब इवन की चाइना में मुस्लिम के ऊपर ये भी वो है, अगर मुस्लिम के दूसरों के ऊपर भी कि वो ओपनली परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर सकते, नमाज नहीं कर सकते, और मस्जिदों वगैरह में और रोजे नहीं रख सकते, और मस्जिदों में जाके इस तरह नमाज वगैरह पढ़ना वो एक सोशली ईवल समझा जा रहा है। ओके, it is partly okay, वापस आते हैं अपने इसकी तरफ। it is partly वो जो सेंट्रलाइज है कि वो डिसरिगार्ड करता है लोकल नीड्स और इंटरेस्ट को, उससे ही आगे कंटिन्यू कर दूंगी। it is partly because it is situated far away in the okay, ये तो वही है कि वो कैपिटल जो है वो बहुत दूर होता है, उसको लोगों की नीड्स की परवाह नहीं होती, कोई उसको नॉलेज नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं होता उसका लोकल अफेयर्स के साथ, उसकी कंडीशन। ये तो एक कॉमन से concentration of power tends to make the central government despotic। ये एक थर्ड आप इसको डिफेक्ट कह लें कि जस्ट लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिस तरह प्रेसिडेंट जो है वो मोर लाइक डिस्पॉट और ऑटोक्रेट परफॉर्म करता है, रूल को उस तरह वो डिक्टेटर की तरह वो चलना शुरू हो जाता है, इसी तरह ही इतनी ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी तो वो पूरे कंट्री को बाय फोर्स ही चलाने की कोशिश करती है, सो एक डिस्पॉटिक टेंडेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है। The subordinate position of the local government deprives them of initiative and time to devote to local affairs without first getting orders or powers from the superior central authority। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके पास कोई ऑटोनॉमी ना होने की वजह से वो टोटली एक बेबस इदारा बन के रह जाता है, और टाइम पे जो कुछ लोकल इनिशिएटिव्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो बिना अप्रूवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के वो ले नहीं पाता। सो बहुत से लूपहोल्स वहां पे वल्नरेबिलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, लूपहोल्स रह जाते हैं। ओके, अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आ जाते हैं, यस, नेशन पे आ जाते हैं। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं? ओके, पावर्स आर नॉट दी। ओके, सिर्फ एक वो ये था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेशन होती है सेंटर की तरफ से, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डेलीगेट करती, बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ग्रांट की जाती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसको गिफ्ट की जाती है। प्रॉपर जो पावर्स एंड अथॉरिटीज हैं वो उनकी डिवीजन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू उनकी डिवीजन होती है। फेडरल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से वो नहीं है, सुप्रीम बॉडी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह की पावर देना चाहे वो कर ले, जैसे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। The powers are not the grant of the central government, but the gift of the constitution. So एक ये डिफरेंस हो गया। Neither of them, central and province, can interfere nor encroach upon the powers of the other.
टेरिटरी अब फिर वही आ गया कि बाउंड्री में भी अगर कोई इस तरह की चेंज करना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से की परमिशन से होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का तरीका भी क्लियरली मेंशन होता है। अब नेचर ऑफ फेडरेशन पे आ जाते हैं। बेसिकली फेडरेशन आप किसको बोलेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें यह है कि इट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है। It does not divide sovereignty between the two sets of government, because no divides sovereignty, because to divide sovereignty is to destroy it. sovereignty अपनी अपनी दोनों को दी जाती है, बट sovereignty डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि जब sovereignty आप डिवाइड करेंगे दो sovereign नहीं हो सकते, जब ये ऐसा होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्टेट। So federation is the formal distribution of sovereign powers between the federal government at the center and the governments of the federating unit। ठीक है, उसके बाद हाँ अब यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, अब फर्स्ट जो इसका वो ये है कि टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोविंस और फेडरल। सेकंड ये है कि पावर जो है वो पहले भी मेंशन किया हुआ है कि वो जो पावर डिवीजन होती है वो बेस्ड होती है कॉमन इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट उस प्रोविंस का हो सकता है, फेडरेटिंग यूनिट का हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट एज अ होल एज अ नेशन पूरी उस कॉम का वो होगा, उसके हिसाब से। ओके लाइट चली गई। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और कॉमन इंटरेस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। It envisages union rather than unit। अच्छा ये जो यूनिटी वाला पार्ट है, तो यूनिटी में आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी और वो सारी चीजें डिसाइड करेगी। तो यूनियन में ये है कि इन यूनियन मोस्ट ऑफ द टाइम यूनियन जो है वो आप इक्वली उन लोगों के दरमियान होती है जो कि इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, इक्वालिटी पे बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फेडरेशन इज मेड, इट डज नॉट ग्रो। फेडरेशन ये है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है। वंस यू ज्वाइन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फिर आप लीव नहीं कर सकते, सक्सेशन नहीं होती इसमें। सक्सेशन मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, एंड क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट will be can only be done through revolution or insurgency। और ये चीजें वॉर लेके आती हैं, और फेडरल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रोविंसेस और बाकियों यूनिट्स की मदद से उसको फाइट करती है, एज इट हैपेंड ड्यूरिंग द सिविल वॉर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उसमें बाकी फेडरेशन ने कॉन्फेडरेशन एक वो बनी हुई थी इस तरह उनकी स्टेट्स की, और जो साउथ था उसके अगेंस्ट नॉर्थ जो है उसने लड़ाई की और वो जीत गए। फिर यही हम देखने को हमें मिलता है, इंडिया में भी बहुत सी इंसर्जन मूवमेंट्स इस टाइम चल रही हैं, तो पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान के अंदर, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन पाटा रीजन में भी ये हमें देखने को मिला, पख्तूनिस्तान के नाम में। ओके फेडरेशन, ओके कुछ यस, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि ये पिछले मेंशन नहीं किया था। सो इट इज मस्ट फेडरेशन जो है उसका हमेशा फेडरल फॉर्म ऑफ कानून में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, वो आप इंग्लैंड की तरह थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री के ट्रीटाइजेस और इनकी फॉर्म में और डिफरेंट कस्टम्स की फॉर्म में आप गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन किसी न किसी बात पे इस तरह के इशू क्रिएट होना है और कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होने हैं, तो उनको उनसे निपटने के लिए इंडिया का इस टाइम दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। इंडिया ने दे टुक टाइम, आगे 1951 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करवाया, उसको अप्रूव करवाया, बट वो सबसे लेंथीएस्ट इसलिए है कि 351 या 400 समथिंग उसके कुछ क्लॉजेज हैं, और उसने क्योंकि उनको इंडिया को पता था कि उसने मैनेज करना है पूरे डेमोक्रेटिक स्टेट की शॉकल में। हर इंडिया के इस टाइम 29 प्रोविंसेस हैं, 7 यूनिट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 428 प्रोविंसेस और 7 यूनियंस हैं। एनीवेज, सो उन्होंने कंप्लीटली आप कहना चाहें तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पावर डिवीजन जो थी वो सब जो चीजें थी वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखी, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑन द अदर हैंड आप चाइना को देख लें, चाइना की भी पॉपुलेशन सेम है, पर चाइना को इतना ज्यादा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत ही पड़ी क्योंकि चाइना, दैट्स नॉट हाउ चाइना वर्क्स, यू नो। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन जब होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अमेंडमेंट का तरीका भी वाज़ेह होता है फेडरेशन में, क्योंकि क्लॉजेस चेंज होने हैं, बाउंड्री एक्सटेंड होनी है, न्यू प्रोविंसेस बनने हैं। अभी लेटेस्ट इंडिया में प्रोविंस बना है 2013-14 में तेलंगाना, हैदराबाद की स्टेट के अंदर वो बना है, और एक वो सबसे
2014 में बनाया गया CS, सबसे न्यूएस्ट प्रोविंस है उनका। और उसके पास लेकिन वैसे वो टेरिटरी वाइज तो बहुत छोटा था, लेकिन उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। फेडरेशन इज परमानेंट, आपको बता दिया। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फेडरेशन। अच्छा, इस पे आ जाते हैं हम। नेचर ऑफ फेडरेशन होगी थी फीचर। यस, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत चीजें कवर कर दी हैं। आपको बता दिया है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना तो सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा, अपने आप को सुपर सॉवरेन कहेगा, इवन दो उसके पास पावर ज्यादा होती है, वो डिसीजन मेकर वही होता है, बट थ्योरेटिकली वो भी लाइबल है विल गो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रोविंस जो है वो भी अपनी पावर जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं, गेन करते हैं। उनको जो मिलती है रिलीफ जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें ये राइट्स नहीं है, यू विल हैव टू गिव अस दिस एंड दिस। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक और चीज भी इसमें ये बता दिया, रिटर्न होना है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का रीजन है। यूनिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इजीली इसलिए है वहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करना है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसमें इलास्टिसिटी है। जब इस तरह की फेडरल आपके पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें प्रोविंसेस ज्यादा होते हैं, कल्चर डाइवर्स है, आपस में इस तरह की हार्मनी नहीं है, सो आप कॉन्स्टिट्यूशन को लूज एंड पे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर एक पार्टी आज चेंज करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू, किसी बाउंड्री को, किसी डिस्ट्रिक्ट को इस तरह करती है, कल दूसरी पार्टी आगे उसको रिवर्स कर देगी, सो दिस वुड क्रिएट अ फाइट और टोटली वो अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी। सो हमेशा पाकिस्तान में भी इजी है, लेकिन यूएस में बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां पे अमेंडमेंट्स भी कम हुई है। रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो प्रेफरेबल होता है। थर्ड जो है वो इसका कि सोवरेनिटी ऑफ द अमेंडिंग अथॉरिटी, जो sovereignty in a federation lies neither with the federal government nor with the federating governments. It lies only with the constitution amending body or bodies taken together, यानी कि पार्लियामेंट जिसको गवर्नमेंट कहेगी, as provided by the constitution itself. Okay. सेकंड पे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मींस के किस फॉर्मूला के तहत दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, फेडरल का और फेडरेटिंग यूनिट का। बता दी हूँ किस तरह। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड फेडरेटिंग यूनिट्स just as the basic feature of the unitary state is the concentration of power in a single center of authority. So power distribution फेडरल गवर्नमेंट का कह लें फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसकी ब्यूटिफिकेशन है कि वो उसको फेडरल हमेशा अपने आप को सिर्फ जो नेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने पास रखता है और बाकी पावर डिवाइड कर देता है प्रोविंस को। प्रोविंस अपने पास नेसेसरी पावर्स रखते हैं और बाकी एलोकेट कर देता है लोकल गवर्नमेंट को। दैट्स हाउ फेडरेशन वर्क्स। सो फेडरेशन में एक फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन आवर फेडरेशन स्टेट इज दैट मैटर्स national importance and national interests are allocated to the national or central governments. Three kinds of powers हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि हमेशा फेडरल के पास 3-4 पावर्स रहती हैं, ठीक है। डिफेंस यानी कि मिलिट्री, फाइनेंस यानी कि इकोनॉमी, इंटरेस्ट कितना होगा, कितने पैसे प्रिंट होंगे, पॉलिसी क्या होगी फाइनेंशियल, ये चीजें। थर्ड फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस कभी भी आप प्रोविंस को नहीं दे सकते, दो दे क्रिएट उनकी अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं हर प्रोविंस के, उनको के अंदर जैसे यूएस एड इतना ज्यादा एक्टिव है वहां काम करता है, ये सारी चीजें, बट मेन पॉलिसी विल बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ निजाम होता है ये भी फेडरल डिसाइड करता है। अब देख लें पाकिस्तान में नेशनल रेलवेज है, इसको प्रोविंस रन नहीं करते। इसी तरह पीआईए है, इसको भी प्रोविंस रन नहीं करता, ये नेशनल एयरलाइंस है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोविंसेस के पास हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी और सेल्फ गवर्नमेंट और इस तरह की। एनीवेज नेक्स्ट, अच्छा दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है कंकरेंट पावर्स का। कंकरेंट पावर्स में ऐसे होता है कि फेडरल स्टेट्स में, पाकिस्तान में भी ये है
कि कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्योरली फेडरल डील करता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्योरली प्रोविंस डील करता है। However, समटाइम्स ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनके ऊपर फेडरल की भी से होती है और प्रोविंस भी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं ले सकता, उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। दोनों के इंटरेस्ट जो है वो आप कह लें मर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट पे आ जाते हैं। सो क्या होता है वहां पे फिर कंकरेंट लिस्ट के नाम से ये एक्सरसाइज किया जाता है। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंट पावर्स, ये ऐसे रन करता है कि दोनों कंबाइंड वे में मिलके उस पर पॉलिसीज बनाते हैं। फेडरल भी उस पर पॉलिसी मेकिंग कर सकता है और प्रोविंस भी। यस, कंकरेंट पावर के अलावा थर्ड है रेजिड्यू पावर्स। रेजिड्यू पावर्स में ये सिस्टम ऐसे है कि फेडरल, ये यूएस में फेडरल ने अपने लिए लिस्ट पहले ही बना ली है कि उसने ये पावर्स एक्सरसाइज करनी है, और जो रह गई है बाकी पावर्स जो है जिसको आप रेजिड्यू पावर या रिजर्व पावर कह सकते हैं, वो प्रोविंसेस को दे देता है, वो अपनी मर्जी से उसमें लॉ मेकिंग कर ले। फिर क्या होता है कि जब न्यू सब्जेक्ट आते हैं, एज दे आर लेफ्ट, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं दे आर लेफ्ट unenumerated, they tend to increase when new subjects arise, thus increasing the power and strengthening the position of component units. सेकंड इसमें ये है कि एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट फिर हमारे पास कनाडा की शेप में है, जिसमें क्लियरली, और इंडिया की शेप में भी है, क्लियरली मेंशन होता है the second method is to define specifically the powers and subjects of component units or provinces and leave the residual powers to the federal government. नहीं, ये इंडिया में नहीं है, इंडिया में पाकिस्तान वाला ही है वो नेक्स्ट। इसमें ये है कि प्रोविंसेस सबसे पहले वो पावरफुल होते हैं, वो अपनी, क्योंकि आपको पता होगा कि कनाडा और इस तरह के कंट्रोल में, जिस तरह स्विट्जरलैंड में स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग हैं, और उनकी जो यूनियन है ये फेडरेशन के नाम से वो थोड़ी सी वीक है। तो स्टेट्स खुद पहले डिसाइड करती हैं कि वो किन किन सब्जेक्ट पर डिसाइड करेंगी, पॉलिसी मेकिंग करेंगी, कौन सी उनके पास पावर होंगी, और जो रेस्ट है वो फिर फेडरल के हैंड ओवर कर देती है। थर्ड टाइप जो है ये इंडिया पाकिस्तान में परफॉर्म होती है। इसमें होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली 3 टाइप्स ऑफ पावर जो है वो डिफाइन कर दी जाती है। जैसे अभी मैंने कंकरेंट इसका बताया कि सब्जेक्ट्स जो फेडरल डील करेगा, सब्जेक्ट्स जो प्रोविंस डील करेगा, और कंकरेंट लिस्ट। पहले पाकिस्तान में फेडरेशन जो थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको पता होना चाहिए कि हमेशा यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जिसमें 1 और 2 आर्टिकल्स अमेंड हुए, चेंजेस आए, कुछ डिस्कार्ड हुए, कुछ नए ऐड हुए, कुछ रिवाइज हुए, उसमें फेडरल को वीक किया गया, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को वीक किया गया, और पावर जो है वो डेलीगेट की गई प्रोविंसेस को, इस होप में कि प्रोविंस would then divide or allocate power to self government और local government। ठीक है, फेडरल ने कंकरेंट लिस्ट पे, हम लोग जब लोकल गवर्नमेंट के साथ पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, तो हमारे सर उनके ऊपर काम कर रहे थे, तो he said कि 17 या पता नहीं 37 सब्जेक्ट्स थे, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसमें उनको हाफ कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि वो जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस के हैंड ओवर कर दिए थे, और लेकिन वो प्रोविंसेस ने बाद में डेलीगेट नहीं की और पावर कंसंट्रेशन नहीं दी, लेकिन फेडरल से एटलीस्ट वो डेलीगेट होकर प्रोविंसेस तक आ गए थे। हाँ, यही है कि थर्ड में the third method is to enumerate the powers in the 3 separate lists of federal, provincial and concurrent powers। ये परफॉर्म होता है, और ये सबसे पहले हमारे पास इंडिया पाकिस्तान ने कहाँ से ये आइडिया अडॉप्ट किया था, ये जो हमारे पास 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये आइडिया उसमें था वहां से, क्योंकि हम दोनों ने कॉपी किया था, इसलिए 56 का कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया का 51 वाले में ये उसी तरह एज इट इज हमने फॉलो किया, और एवर सिंस हम लोग उसको ऐसे लेके चले। फिर सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, वो आपको बता दिया है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं। आप देख लें इंडिया में भी, आप देख लें पाकिस्तान में भी, आप देख लें यूएस में भी, जुडिशरी जो है वो वोकल है, वो एक्टिव है। आप उसको जुडिशियल एक्टिविज्म में ले लें, किस तरह ले लें, जुडिशियल रिव्यू में ले लें। चाहे जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉलिटिकल होता है, जिसमें वो लेजिस्लेशन के लॉज होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं, और एक जो लीगल टर्म है जो जुडिशियल रिव्यू, वो ये है कि जब केस कोर्ट फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप कहीं जा नहीं सकते,
तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो वो कोर्ट देन डिसाइड करती है कि आपको ये राइट दिया जाना है, इस केस पे दोबारा सुनवाई होगी या नहीं। तो वो जुडिशियल रिव्यू और, ठीक है। ओके, आपको पता है, पहले भी बता चुकी हूँ कि जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद वो गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कब होती है, कमेटी के तौर पर भी काम करती है कि वो देखती है फेडरल या प्रोविंस जो है वो अपनी अपनी पावर इंक्रोचमेंट ना करें, ठीक है। It preserves the supremacy and inviolability of the Constitution by declaring any law of the central or provincial legislature as ultra vires and therefore null and void. कौन सा क्या कसूरी ना हो ना, वो तो हो गया मेरे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये भी एक इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि फेडरल गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में ऐसे चीज को देखी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट सिवाय इस तरह की, यस, इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन के जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो डिफरेंट होता है। एक में एज अ होल नेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और उसमें फिर मसला ये होता है कि जो प्रोविंशियल की जो मेंबरशिप है वो हर्ट हो रही होती है। सो आप देखें पंजाब की सीट प्रोपोर्शनल वाइज उस तरह नेशनल असेंबली में ज्यादा है, बट सेनेट में वो इक्वल है। सो ये इसी तरह यूएस में भी है, बाकी स्टेट मेरिट्स ऑफ फेडरेशन है। बस जल्दी जल्दी से इसको करूंगी, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की इतना मैंने इसको इतना ज्यादा किया, ये बहुत कॉमन है। कंबाइंस मेरिट्स एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डाइवर्सिटी को ओवरलुक कर जाती है। सो फेडरल जो है वो उसको अप्रिशिएट करती है, डाइवर्सिटी ही फेडरल की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आप कह लें कि उसका उसको रिकॉग्निशन देती है। क्रिएट्स न्यू स्टेट बाय पीसफुल इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अमेंडमेंट का और ये सब प्रोसेस मेंशन होता है, सो इतना इशू नहीं होता। यूनिफिकेशन ब्रिंग स्ट्रेंथ, और ये जो छोटी स्टेट्स होती हैं, ये वैसे आजकल के दौर में ऐसे तो वो रहा नहीं है, बट ये छोटी स्टेट्स होती हैं वो हमेशा रिसोर्सेज वाइज दूसरे तरीकों की वजह से, दूसरी रीजंस की वजह से वो उतनी प्रॉस्पर और प्रोग्रेस नहीं कर सकती जितनी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बड़ी स्टेट होती है, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत स्टेबल होता है, कम्युनिकेशन का निज़ाम, ये सब चीजें। सो फेडरल यहाँ पर भी इसको कर देता है बेनिफिट उसके लिए वगैरह। प्रिवेंट्स डिस्पोटिक टेंडेंसीज, जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो उसको बना देगी। फेडरल में क्योंकि पावर डिवीजन होती है इसलिए वो डिस्पोटिक टेंडेंसीज जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। फेडरल मींस लोकल सेल्फ और लार्ज गवर्नमेंट। फेडरेशन जो होती है क्योंकि वो बहुत बड़ी टेरिटरी के लिए मोस्टली है, और जब लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट होगी तो वो बेटर सेल्फ गवर्नमेंट ऑटोनॉमी जो है वो लोग अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट पता है उनको किस तरह की पॉलिसी चाहिए वो पता है। सो जब बेहतर मैनेजमेंट होगी सो फेडरल और गवर्नमेंट जब ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगी। फेडरेशन इज फॉर स्टेट एंड लार्ज टेरिटरी डाइवर्स कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फेडरलिज्म के थोड़े से डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली वीकनेस जो ये है कि क्योंकि ड्युअलिटी है, बार बार मेंशन कर चुकी हूँ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, लेजिस्लेशन के दरमियान, के रीजंस पे, फाइनेंस के रीजंस पे, और भी डिफरेंट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, जिसकी वजह से एक स्टेबल स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली जो यूनिफॉर्मिटी हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है कि एक पॉलिसी है वही सारे यूनिट्स में, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में फॉलो हो रही है, ऐसा नहीं होता। प्रोविंस और सेंटर के दरमियान हमेशा ये अनबन रहती है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लॉज बनाते हैं। फिर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो अच्छा है कि सडन चेंज नहीं आने देता, बट ये रिफॉर्म्स को भी और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को भी इस तरह की इनका रास्ता रोक देता है, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होने का खतरा ज्यादा होता है। एक्सपेंसिव एंड अनइकोनॉमिक, क्योंकि ये इतनी ज्यादा बड़ी लार्ज स्केल पे एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब ये चीजें हैं, ये
अफोर्ड करना इज कॉस्टली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। ये जो मेंशन किया जाता है इसमें कि थियोरेटिकली तो सब परफेक्ट होता है, बट प्रैक्टिकली आप देख लें कि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, उससे ज्यादा होने की वजह से वो इट एक्ट्स लाइक अ बदमाश ऑफ द मोहल्ला जिसको कहते हैं। वो हमेशा उसके थ्रू अपने मैनोवर करके जो कुछ शरीफ प्रोविंसेस हैं वो उनको प्रेशराइज करता है और वो हैंड ओवर करने पड़ जाते हैं। एक्सपोज टू सक्सेशन बता चुकी हूँ कि डिफरेंसेस ज्यादा होने की वजह से अगर सप्रेशन हो रही है बलूचिस्तान फॉर एग्जांपल, उसकी प्रोविंस की, आप जितना मर्जी उसको कवर अप करने की कोशिश करें, आप उनको सिविल लिबर्टीज नहीं दे रहे हैं, आपने उनकी एजुकेशनली आपने उनको ख्याल नहीं रखा, इकोनॉमिकली उनको स्टेबल करने की कोशिश नहीं की। अभी डॉन के इस संडे के आर्टिकल में उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, वो पूरा वो संडे की जो रिपोर्ट थी वो मैंने पढ़ी। तो वो कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास अब ग्रो हो रही है बलूचिस्तान के अंदर वो स्टेबल तो कर देगी, बट वहां पे बलूचिस्तान में अब रिलीजियस ये जो सेक्टेरियनिज्म प्रमोट हो रहा है ये भी बड़ा खतरनाक है। सो इसलिए ये सक्सेशन का इशू उसका रहता है। कॉन्फिडरेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉन्फिडरेशन ज्यादा हाई नहीं है, बस एक पेज का था। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्फिडरेशन और फेडरेशन में क्या फर्क। कॉन्फिडरेशन जो है बेसिकली इसका जो ओरिजिन है, जो रूट है, वर्ड है, वो तो सेम लैटिन वर्ड ही है। फेडरेशन कॉन्फिडरेशन एक उससे निकला है, बट ये जो कॉन्फिडरेशन है ये एक ग्रुप कह लें, अलायंस कह लें, एसोसिएशन कह लें, group alliance or association between two sovereign states which have permanently given up part of their liberty, okay, not completely, वो complete sovereignty को hand over नहीं करेंगे, part of their liberty for some aims and objectives। वो aims and objectives they can be defense related, defense for the sake of defense, they can be related to economy और रिलीजन और उसकी। ये जो मैंने यहाँ पे डिफेंस इकोनॉमी और ऑयल लिखा है इसके रीजन ये है कि ओपेक के नाम पे आपकी एक कॉन्फिडेंशन देखने को मिलती है। उसके बाद फिर आपको मीना रीजन में, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में लास्ट 20th सेंचुरी में कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्यूनीशिया और लीबिया की एक कॉन्फिडेंशन देखने को मिली। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से इजिप्ट और सीरिया की आपको कॉन्फिडेंशन देखने को मिली। उसके बाद राइट नाउ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है जो एक्स सोवियत स्टेट्स थी उनकी है, और इस तरह ही डिफरेंट काजेस के लिए बनती हैं। वो विकिपीडिया पे इनकी पूरी लिस्ट पड़ी है, आप देख लो। ओके, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट्स हैं जो पार्ट बनती हैं इसका, वो अपनी अथॉरिटी जो है वो कम्प्लीटली सरेंडर कर देती है परमानेंटली। जैसे ये बलूचिस्तान के अंदर कुछ स्टेट थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स थी, स्टेट ऑफ बहावलपुर, कल्लात और ये इस तरह की थी। उन्होंने परमानेंटली अपनी सॉवरेनिटी जो थी वो सरेंडर कर दी थी टू द फेडरल गवर्नमेंट। बट कॉन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। आगे बताती हूँ। हाँ, एक ये नीचे यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन के वो एक अलायंस तो है, बट ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक फेडरेशन है। आप उसको कॉन्फेडरेशन नहीं कह सकते क्योंकि फेडरल वहां पे बाकायदा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है 50 स्टेट्स के साथ। दूसरी बात ये कि इट्स अ लीग ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। लीग में आप कह लें कि आपको पता है कि लीग जो है वो लीग ऑफ नेशंस जैसे बनी थी, वो एक फॉर द सेक ऑफ कॉज थी और उसमें इंडिपेंडेंट से थी उनकी, बट पार्शली उनको अपनी सॉवरेनिटी जो थी वो सरेंडर करनी पड़ती थी फॉर द सेक ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन टू रन, ठीक है, टू गवर्न और टू रूल। उसको एग्जिस्ट, उसको एक्सरसाइज करने के लिए आपकी सॉवरेनिटी चाहिए होती है कुछ, लेकिन वो स्टेट की अपनी रिकॉग्निशन जो है वो उससे हट नहीं होती। कॉन्फेडरेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड फेडरेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बता चुकी हूँ कि फेडरेशन जो है वो पैक्ट है, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। फॉर दिस रीजन आप उससे उस पैक्ट से किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। उस पैक्ट की थ्रू जो आपने पॉलिसीज के ऊपर जो सिग्नेचर्स की हैं जिनको अप्रूव किया है वो लॉज ऐसे अप्रूव, वो ऐसे लॉ नहीं होगा। वो आप उसको कह लें कि रेजोल्यूशंस होंगे, वो बाकायदा लॉ नहीं होता जैसे कि एक स्टेट के अंदर होता है। कॉन्फेडरेशन हैज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, एक ये भी है कि फेडरेशन हमेशा जो है वो
इट्स लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और जो फेडरेशन कॉन्फेडरेशन जो होती है वो जो है वो कमेटीज के थ्रू उनकी बनती है चेयरमैन, और ये वो सारे इस तरह वो भवन होते हैं। फिर सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कॉन्फेडरेशन के अंदर सेम रहती है, वो जो मेंबर स्टेट है उसकी सिटीजनशिप उसी तरह ही है, उसकी जो लोग हैं उसी तरह, अपनी नेशनैलिटी उनकी सेम है, बट जब फेडरेशन में वो लोग आते हैं तो उनकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ रशिया ने 3 स्टेट्स को अटैक किया, उनके लोगों को, उनकी पार्ट चंक ऑफ द पॉपुलेशन और प्लेस वाज मेड पार्ट ऑफ रशिया। उसमें आ जाते हैं हम लोग क्रीमिया के अंदर। क्रीमिया को रशिया ने अपनी 22nd रिपब्लिक के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उन लोगों को मेंबरशिप दे दी है। सो अब पहले वो लोग यूक्रेनियंस थे, अब वो लोग रशियंस हो गए हैं। अब आ जाते हैं नीचे जॉर्जिया की तरफ। जॉर्जिया में 2007-8 में रशिया ने अटैक किया उसके ऊपर, और उसके 2 प्रोविंसेस थे, अबखाजिया एंड ओसेशिया, ABAHAZIA, अबखाजिया, ओसेशिया, OSSETIA आई गेस। सो इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों को उसने रशिया ने अपना पार्ट तो डिक्लेयर नहीं किया, बट इनको ऑटोनोमस प्रोविंसेस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया, और उससे क्या हुआ कि उनको नेशनैलिटी कार्ड और वो जो वीजा थे वो उनको प्रोवाइड करना शुरू कर। सो उनकी जो लीगल कह लें आइडेंटिटी थी वो चेंज हो गई। साइज और नहीं बना सकी। क्या टाइम हुआ है, 10 हुए। थोड़ी सी 1-2 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, सांस ले लूँ, उसके बाद फिर स्लाइड्स बाद में बना के अपलोड कर दूंगी। फिर मैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल पे शिफ्ट हो रही हूँ। ओके, 4 लोग सुन रहे हैं। ओके, मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कर लें। मैं थोड़ा पानी वानी पी लूँ, फिर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। let's get back towards the topic. पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम होती है, और जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, नॉट नेसेसरी हेड ऑफ स्टेट बट हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, और ये जो हेड ऑफ स्टेट है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये और इसकी कैबिनेट दे आर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि also known as parliament, also known as national assembly आप उसको कह लें, या यूनाइटेड स्टेट्स में उसको कांग्रेस कह लें, सेनेट कह लें, यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह लें, रशिया के अंदर डूमा कह लें, सारे। ओके, सो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, इसमें रियल एग्जीक्यूटिव इज आल्सो हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, और वो नहीं होता लेजिस्लेचर से, ठीक है, वो सेपरेट होता है। रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट है, यूएस के अंदर, रशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, चाइना के अंदर, इवन राइट नाउ इन टर्की, रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो इनका प्रेसिडेंट है, तैयब एर्दोगान है, डोनाल्ड ट्रंप है, इमैनुअल मैक्रोन है, शी जिनपिंग है, ओके, और व्लादिमीर पुतिन है। ये सारे जो हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। इवन दो चाइना ने अपने अंदर अपनी उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस लेके आया है कि उसने एक वाइस प्रेसिडेंट भी रखा हुआ है, फिर एक डिप्टी प्राइमर भी रखा हुआ है, लेकिन वो बेसिकली वो पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में हेल्प करने के लिए। रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट होगा, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता, और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होता है, वो आंसरेबल नहीं होता कोर्ट के लेजिस्लेचर को, कांग्रेस को, पार्लियामेंट को भी। और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी वो अपनी मर्जी से चूज करता है। वो आप कह लें लर्न और टेक्निकल्स के उस पर भी हो सकती है, वो अपनी अपनी फील्ड से कोई भी एक्सपीरियंस बंदे उठा सकता है। यूएस के अंदर अपने फेवरेट उसकी क्या चूज करने के लिए एक टर्म बोली जाती है, विनर टेक्स ऑल नहीं, एक और इस तरह का मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करूंगी तो फिर उसमें वो आ जाएगा। उसके अंदर वो टर्म बोली जाती है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी ये से है, उसका ये हक है कि वो अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट चूज करे,
और उसके लिए सेनेट, क्योंकि यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास फाइनेंशियल पावर है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, सेनेट स्ट्रांग है और वही यूएस के प्रेसिडेंट को भी अकाउंटेबल करती है, कमिटीज बुलाती है, सब चीजें करती है। सेनेट जो है वो, उसको ये एक नॉर्म है यूएस के अंदर, वो प्रेसिडेंट के जो नॉमिनेशन है अपनी कैबिनेट के बंदों के लिए, चॉइस के लिए, वो उस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती, अनलेस कि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बंदा हो, वो उसको अप्रूव करेगी और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के बंदे लेके आएगा। राइट नाउ आप देख रहे हैं कि ये बोल्टन और ये जो 2-4 और ये अभी क्वेश्चन भी आ रहा था पिछले आर्टिकल्स में कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है बेसिकली ये क्या कर रहा है ईरान के अंदर, ये इसकी पॉलिसी क्यों नहीं क्लियर है। सो दे सेड कि राइट नाउ देयर आर 3 पोल्स इन ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस कहा जाता है यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, 3 पोल्स इन ओवल ऑफिस। दे सेड दैट डोनाल्ड ट्रम्प does not want a war with Iran. Bolton wants to go to war desperately. And माइक पेनिस और ये जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एक और, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वो शक्ल उनकी याद है मुझे, वो वर्ड नाम का मिलता जुलता है, वो जो है ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट ट्रम्प टू गो ऑन अ वॉर विद इन मिडिल ईस्ट अगेन, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी थी कि वो वॉर्स को एंड करेगा, वो अननेसेसरी वॉर्स हैं, इसमें यूएस की फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं। सो वो अपनी उस पॉलिसी पे अमल कराने के लिए वो प्रेसिडेंट को रोक रहा है, प्रेसिडेंट खुद जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ उसका ये इनिशिएटिव इसलिए था कि जो ओबामा की जो जेसीपीओ और ईरान न्यूक्लियर डील थी वो उसको रिवाइव करके उसके ऊपर अपना, उसको रीराइट करके अपना नाम स्टैम्प करना चाह रहा था। और जो बोल्टन है ये, आप उसको कह रहे हैं वार मंगर है, ये वॉर चाहता है, ये कहता है कि आप कोई भी अगर यूएस क्योंकि एक पावरफुल स्टेट है, वो वर्ल्ड पावर है, तो उसको जो भी स्टेट, उसने हमेशा से ही वॉर को प्रमोट किया इस पॉलिसी को, तो वो कहते हैं कि जो भी स्टेट थ्रेट करती है यूएस को, उसके इंटरेस्ट को, उसको वार्न करती है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो उस टाइम वो लिबिया हो, चाहे वो ईरान हो, दे शुड बी वाइप टू एशेज, मतलब बम्बार्ड कर दे, अब उनको न्यूक्लियर गिरा दे और उनको खत्म कर दे, वो उनकी पॉलिसी यही है, वो हमेशा से इसी को प्रमोट करता है। सो क्या हो गया कि इवन दो मीडिया हाईली क्रिटिसाइज करता है कि ये वॉर मंगर्स जो हैं इन्होंने सब कुछ, ये जो जितनी भी ईरान यमन में अभी तक वॉर चल रही है, इसको जो सोविया के साथ जो उनके आर्म्स डील की ये जो पीछे रीजंस हैं, मीडिया इनको, ऑथर्स और जो एनालिस्ट हैं वो हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, बट कोई भी उनको ये प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रम्प को कि वो इन कैबिनेट मेंबर्स को चेंज कर दे। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सीन है कि इंग्लैंड के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका, वो एक आई गेस हवाई की अभी राइट नाउ चेंज हुआ था, हवाई की निगोशिएशन चल रहे थे यूके के साथ, और वो बात लीक हो गई और मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। और उससे पहले ऐसे हुआ कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जब वो पार्लियामेंट का सेशन था हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो कुछ क्वेश्चन था रिलेटेड सिटीजनशिप ना, उनकी कुछ डिस्कशन चल रही थी, वो मैंने भी वीडियो देखी थी। सो जो क्योंकि यूएस के अंदर, सॉरी यूके के अंदर एक शैडो कैबिनेट होती है जो अपोजिशन पार्टी बनाती है टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, जो अगर राइट नाउ अगर जो विग्स हैं, विग्स और जो कंजर्वेटिव्स हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में है यूके के अंदर, तो यूके जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा यूके का राइट नाउ, उसको काउंटर करने के लिए जो लेबर पार्टी है जेरेमी कॉर्बन की, उसकी शैडो पार्लियामेंट कैबिनेट के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर बना होगा जो कि उसके ऊपर नजर रखेगा और उसकी सारी मामला को देखेगा और उसको चैलेंज करेगा हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। सो ये इस तरह सिस्टम काम करता है। सो क्या हुआ, इसी तरह वो इशू था सिटीजनशिप का, वहां पे जो मिनिस्टर थी या जो थे आई गेस मिनिस्टर थे, उनको आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। शैडो कैबिनेट की जो मिनिस्टर थी लेबर पार्टी की, फॉरेन मिनिस्टर जो थी, उसने खड़ी हुई, उसने उसको टफ टाइम दिया और उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं फला ग्रेनेडा और समथिंग, कुछ स्टेट का नाम दिया उसने, मैं भी माइग्रेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप लोगों ने किस तरह लॉ पास कर रहे, और वो सब कुछ, और उसने उसको इतना ह्यूमिलेट किया कि 2 दिन के बाद उसने मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया, कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो यूके में एकदम से आग भड़क उठी कि मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि उसके मिनिस्टर में हो क्या रहा है। तो 2 दिन के बाद मिनिस्टर का रिजाइन आ गया। That's how things are different in presidential and parliamentary form of government, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं, कैबिनेट जो है वो आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को,
और यूके के अंदर तो कुछ ऐसा भी सीन था, वो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगी कि अगर किसी रीजन से एक कैबिनेट मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, पार्लियामेंट उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन होना पड़ता है। ये उनकी कह लें आप कस्टम रेडी है, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल समथिंग, कुछ ऐसी उनकी पॉलिसी है कि अगर वो लूज कर जाता है तो पूरी की पूरी कैबिनेट को वो अपनी जिम्मेदारी लेती है और उसको रिवाइव कर देती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी सीन है कि जब कैबिनेट के अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो जो मूवमेंट है वो लॉन्च कर देते हैं, वो ले आते हैं रेजोल्यूशन को। सो दो ऑप्शन है, आइदर दे शुड रिजाइन और दे शुड कॉल ऑफ द पार्लियामेंट और कॉल फॉर न्यू इलेक्शन, ठीक है। बट मोस्टली ये होता है कि आप देखें ब्रेक्सिट के नाम पे जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गई उसका नाम, उसने क्लियरली बोला कि मैं नहीं चाहता कि यूके लीव करे ईयू को, और अगर ऐसा हुआ रेफरेंडम में तो मैं रिजाइन कर दूंगा। डेविड कैमरन, यस मुझे याद आ गया, डेविड कैमरन ने सिर्फ इस बात पे रिजाइन कर दिया और पार्लियामेंट अपनी कैबिनेट डिसॉल्व कर दी कि वो जो 51% वोट थे वो उसकी पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। सो आप ये कह सकते हैं इस सेंस में कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पब्लिक व्यू ज्यादा है, इंपॉर्टेंस रखता है, पब्लिक परसेप्शन को, पब्लिक के इंटरेस्ट को, पब्लिक के ओपिनियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है। जबकि आप यूएस में देख रहे हैं ऑपोजिट के, राइट नाउ यूएस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पूरी कोई, क्योंकि वो पॉपुलर वोट हार गया था, वो टेक्निकल बुनियादों पर जीता था, हिलरी ज्यादा पॉपुलर थी, उसको हर स्टेट में उसको लान तंग किया जा रहा है, उसको जलील किया जा रहा है, रोज डेली उसके अगेंस्ट लोग, आज भी देख रही थी लोगों ने वहां पे बड़ा वो फनी शुरू किया हुआ है कि इस ट्रम्प को पूरी वर्ड्स लिख के रेपिस्ट और रेसिस्ट के दरमियान में एक वर्ड लेटर का वो छोड़ देते हैं स्पेस और कहते हैं कि बताएं इज ट्रम्प और रेपिस्ट और रेसिस्ट। सो वो इतना ज्यादा उसको हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, इवन देन वो उसकी ऑफिस को कुछ भी एक इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा, इवन दो उसकी कंडेमनेशन बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वो उसी तरह काम कर रहा है अपनी मर्जी से। हालांकि ये और बात है कि उसको हर एक साल के बाद 6 महीने के बाद लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके ऑफिस पे हर्ट नहीं हुआ कुछ भी। सो वो पब्लिक व्यूज को, पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रेसिडेंशियल का जो ऑफिस है वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा करता है और लोगों की मैसेज की विशेष को उनका रिगार्ड नहीं करता। ओके, बहुत ज्यादा चली गई, वापस आते हैं। नेचर क्या है, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट भी कहते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कांग्रेचुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। The classification is based on relationship or separation between the legislature and executive. बता चुकी हूँ। They say that legislature and the executive organs of the state are closely connected and are interdependent in the performance of governmental function. ये parliamentary form of government की बात हो रही है कि जो legislature और executive हैं वो टोटली क्योंकि वन एंड एक दूसरे का पार्ट है, so they are connected, they are interdependent। और देन से गार्नर, यहाँ पे एक कोट है, दो वर्ड्स है उसमें, गार्नर GARNER, he said that parliamentary form of government inextricably mingled, यानी कि इनएग्जैक्टिवली की जो पॉसिबल टू सेपरेट होता है वो इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कि आप उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, और ये बात सही भी है। टू एग्जीक्यूटिव, हाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट हेड ऑफ स्टेट होता है नॉर्मली, अगर वो मोनार्क हो या वो प्रेसिडेंट हो, वो टिट्यूलर होता है, वो नॉमिनल होता है, फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट होता है और रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट को डिफरेंट फंक्शन में, इस तरह जाके उसके पास पावर नहीं होती, ठीक है। जैसे कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, इंडिया और इटली में। रियल एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ अ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ, अच्छा कैबिनेट का एक बहुत कॉमन नाम बहुत सी स्टेट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, ठीक है। तो कैबिनेट ले लें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले लें, दे आर वन एंड द सेम थिंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कैसे करते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा हेड ऑफ स्टेट होगा प्रेसिडेंट या फिर किंग और क्वीन,
और जो प्राइम मिनिस्टर है रियल एग्जीक्यूटिव, वो अकेला पावर एक्सरसाइज नहीं करता. ही विल बी हेल्प्ड बाय और एडेड बाय कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है पार्लियामेंट को. वो पार्लियामेंट में आके, आपको पता है हमारे यहाँ भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, ये सब चीजें होती हैं. सो पार्लियामेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ओके, तो बहुत ज्यादा होता है. यस, कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और उसकी कैबिनेट के लिए बहुत जरूरी होता है. जहाँ कहीं भी कुछ स्टेट के अभी पिछले कुछ महीनों में कॉन्फिडेंस, ग्रीस में थी आई गेस, ग्रीस का ही था आई गेस, ये कुछ इटली है, वहां पे मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वो लूज कर दिया और ही हैड टू रिजाइन. सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता. यस, यू कैन इम्पीच अ प्रेसिडेंट, बट ये बहुत रेयर होता है कि कोई यहाँ तक बात जाए और वो जाती भी है तो वो कैंसिल हो जाता है, वो आप नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ. ये स्ट्रॉन्ग एक इंस्टीट्यूशन है. ओके, ओके. बैगॉट जो है वो आगे यहाँ पे कहते हैं कि बैगॉट के BAGEH होती है, वो कहते हैं कि स्पीकिंग ऑफ द इंग्लिश कैबिनेट, quote unquote, ठीक है. Speaking of the English cabinet, he said that it is a hyphen that joins a buckle that fastens the executive and the legislature together. क्या मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, वो एक दूसरे का नेसेसरी पार्ट है, वो एक दूसरे को के बगैर सर्वाइवल नहीं है उनका. फिर मैरिट्स पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी से ही करूंगी इसकी. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो हार्मनी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, ये स्टेबल गवर्नमेंट को उसको रास्ता देती है. ठीक है. क्लोज कोलैबोरेशन एंड interdependence between the executive and legislative branches of government. There is a close collaboration over here. फिर वो Garner again, he said that from first to last there is a full and harmonious collaboration between the lawmaking and money granting authorities. Money granting यानी कि executive, law making यानी कि legislature, और on the other hand law enforcing यानी कि वो भी parliamentarian executive है, and money spending authorities on the other hand. Okay, थोड़ा इसको confusion कर रहा है ऐसे. Secondly, they said that ensures responsibility and checks autocracy. Presidential form of government में अभी बताया है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ब्राजील के बोल्सोनारो परफॉर्म कर रहा है आजकल, जिस तरह मैक्सिको के लोपेज हैं, वो आगे बताती हूँ कौन कौन है ये परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह तैयब एर्दोगान परफॉर्म कर रहे हैं. ये बेसिकली ऑटोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. शी जिनपिंग जिस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं. सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कीप्स अ चेक ऑन ऑटोक्रेसी, और उसको प्राइम मिनिस्टर को बहुत रियल एग्जीक्यूटिव को मोर रिस्पॉन्सिबल बना दे. फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि बैगोट से दैट कोट चूज अ रूलर फॉर द ओकेजन अनकोट, कि क्राइसिस के टाइम पे यूके के अंदर जो रूलर्स थे वो चेंज होते रहे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉर्ड जॉर्ज थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल जो थे, वो क्राइसिस में इनकी लीडरशिप जो थी, वो इनकी लीडरशिप ली गई, इनको ऑफिस में लिया गया क्योंकि वॉर्स थी. फिर वो कहते हैं कि इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ बाय द एबल मैन. ये जरूरी नहीं है एबल मैन हमारे जैसे कंट्रीज में पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता ही है कितने एबल मैन है, वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हमें पता है कि हमारी जो कैबिनेट, ये जो कैबिनेट के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो कितना पढ़े हुए हैं और कितना वो लर्न मैन है. बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के आप कह लें लर्नड एरिस्टोक्रेट्स होते हैं. तो यस, लास्ट यहाँ पे कहते हैं कि the average American cabinet rarely represents anything, whereas the average member of an English cabinet has been tried and tested over a long period in a public view. क्यों? quote unquote. वो कहते हैं कि जो अमेरिकन कैबिनेट होती है वो सिर्फ
प्रेसिडेंट वो उन बंदों को लेता है अपनी मर्जी से, किसी भी उस डिपार्टमेंट से वो उठा लेते हैं। वो सिर्फ एक या दो टर्म्स के लिए होते हैं। उसके बाद वो जहाँ से वो अननोन होते हैं, जैसे कि कोंडालीजा राइस जो थी वो बुश के टाइम पीरियड में आई। वो उसको सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि उसकी जो थ्योरी थी, जो हाइपोथेसिस था कि सोवियत यूनियन टूटेगा, जिसके ऊपर उसने रिसर्च करके थीसिस लिखा था, वो ठीक हो गया था। उसकी प्रेडिक्शन जो थी, उसको उसके ये जो उसने प्रेडिक्शन की थी, ये उसके बुश के वालिद की तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के टाइम पीरियड में की थी। और जब जूनियर आया तो उसने उसको कोंडालीजा राइस को अपनी मिनिस्ट्री में ले लिया एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे। और उसके बाद ये हुआ कि कोंडालीजा राइस रातों रात शी बिकेम अ स्टार पर्सन, मतलब उसका आज भी आप नाम है, आप उसकी एक आइडेंटिटी बन गई। बट जैसे ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश किया, जो जो कोंडालीजा राइस थी वो भी सीन से गायब हो गई। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। कैबिनेट मेंबर जो है वो कम टू लाइट, और जो स्पॉटलाइट है वो कुछ टाइम के लिए उस पर स्पॉटलाइट में आते हैं और फिर वो वापस अपने उसमें चले जाते हैं जहां से वो आए थे। हाउएवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि लिमिट नहीं होती, एक ही वो कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार इलेक्ट होके आते हैं, और वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि मतलब बनिस्बत उन कैबिनेट मेंबर्स के जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, जो जो कि अपनी अपनी उन शोबों में तो काम कर रहे हैं, पर उनको रूल करने का, गवर्न करने का कुछ आइडिया नहीं होता। उसकी बनिस्बत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियंस होते हैं। ठीक है। मार्गरेट नहीं, मार्गरेट थेचर ही थी आई गेस, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो मोर देन 3 और 4 टर्म्स प्राइम मिनिस्टर रही। और उनकी कैबिनेट जो थी वो सेम रहती थी। उनको कहा जाता है कि शी वाज द स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी, जिसने यूके को इकोनॉमिकली इतना स्टेबल किया कि वो यूके बना, वरना उससे पहले वो बहुत वीक था। वो सोशलिज्म लेके आई, उनकी पॉलिसीज सेम थी, उनकी कैबिनेट के बंदे सेम थे, जिसकी वजह से उनके लिए इजी था कि वो मैनेज कर सके, एक फ्लो के साथ चल सके। ठीक है। ये ओके, ये हो गया था। The American ministers and presidents are like meteors. They shoot across the political firmament of the country for a brief or span of 4 or 5 years, and then vanish forever into the political darkness or non-entity. अभी देख लें 2-4 साल पहले ओबामा कौन था, और आज आपको पता भी नहीं है कि ओबामा इस टाइम क्या कर रहा है। ओबामा इस टाइम शोज के लिए राइट्स खरीद, उनको उससे हायर किया जा रहा है कि हम आपको पैसे देंगे और आप शोज करें, पॉलिटिकल इस तरह की कॉमेडी के शोज कर रहा है वो रेडियो के ऊपर और इस तरह के। सो वो एक नॉन एनिमिटी बन जाते हैं, उनको कोई भी नहीं चाहता। एजुकेटिव वैल्यू ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं, ये उनका कॉन्शियस, उनका लोगों का वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, अवेयरनेस ज्यादा आ जाती है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म जो है अपोजिशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को बेहतर अवेयरनेस दे देता है, उनको बेहतर, इवन दो प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन लोग ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान जाते हैं कि नून लीग अपने टाइम पीरियड पे क्या करती रही, बीजेपी उसको किस तरह क्रिटिसाइज करती रही, और आज उस टाइम पीटीआई, ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इमरान खान उस टाइम क्या क्या कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं 6 माह ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस तरह लोग शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाते हैं, आज उसी तरह लोग इमरान खान का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि अपोजिशन में ये थे साहब कब क्या कह रहे थे और अब आके इन्होंने कैसे टर्न्स लिए। तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंट मिनिस्ट्रियल चेंजेस है, क्योंकि ये इजी होता है। सो इसे मिनिस्टर आपको पता है, आप खुद देख लेंगे इस टाइम इमरान खान 1 सवा साल के ऐसे में कितने ज्यादा रिपीटेड चेंज कर चुके हैं, चाहे वो पंजाब की मिनिस्ट्री हो, सिंध की हो या सेंटर की हो। ये बहुत सडन होता है और इस तरह इससे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। बार बार मिनिस्टरों को चेंज करना और सब कुछ, सर्वर को पेट्रोलियम से उठा के एविएशन में डाल देना, किसी को हमाद को एक दिन बाद एक हेल्प लेना और उसके अगले दिन भी नेक्स्ट उसको हेल्प दे देना, कलमदान दे देना दूसरी मिनिस्ट्री का। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इनमेच्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और जापान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत रिपीटेडली चेंज होते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज इफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट से लेके चलते हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उनके थिंक टैंक्स बनाते हैं। वो रात को बैठ के कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लीड नहीं बनाती है। ठीक है।
कैबिनेट की फिर सेकंड पे ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फिर कैबिनेट की कुछ डिक्टेटरशिप टाइप का हो जाती है। हमने इसको जैसे कि कल देखा था कि ओलिगार्की टाइप क्रिएट हो जाती है कि जो कुछ आदमी है 25-20 कैबिनेट के, वो मैक्सिमम पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यही मार्गरेट थैचर को उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है कि शी हैड सेम कैबिनेट फॉर हर 3 और 4 टर्म्स, तो उसकी वजह से वो जो कैबिनेट थी वो एक पार्टी ऑफ ओलिगार्की आप कह लें वो बन जाती है और वो पावर एक्सरसाइज करती है। रमजे मोयर ही सेड that the cabinet system leads to the dictatorship of one man or a small group of men exercised through a subservient party majority of the more or less tied members. So एक डिक्टेटरशिप कायम हो जाती है। फिर कहते हैं कि एमेच्योर्स की पार्टी है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लोग जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट की अपने उस डिपार्टमेंट के बेस्ट होते हैं। इकोनॉमी पे है तो वो इकोनॉमी का टेक्नोक्रेट आएगा, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन साइज है। आप इमरान खान को देख लें, मुसलसल इतनी ज्यादा उनके वो चेंज हो रहे हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साथ साथ बता भी रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि executive and legislature departments are instituted to distinctly separate and different persons or body of persons, namely the president and the Congress, respectively, without the one being responsible to the other for its functions. However, वो responsible नहीं होते, but there is a system of checks and balances in USA's constitution. अब इसको कॉन्ग्रेगेशनल सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद लीलॉक जो है वो कहते हैं कि quote, in parliamentary government, the tenure of office of virtual executive is dependent on the will of the legislature. Virtual executive is president, ठीक है, head of state. In presidential government, the tenure of office of executive is independent of the will of the legislature. वो legislature की इसका नहीं है कि वो किसी भी टाइम vote of no confidence लाके उसको घर भेज दे, ये नहीं होता, ठीक है। यानी कि impeachment जो है वो रेयर है। Presidential जो form of government है इसमें there is no distinction between nominal and a real executive in the presidential government. तो president खुद ही दोनों चीजों को head कर रहा होता है। President is at once head of the executive, head of the state, chief executive कहने the king and the prime minister of the cabinet ruled into one. बहुत इसको कर लिया। Anyways, इसको आप ये भी कह रहे हैं कि वो single है और solitary executive, अकेला ही वो power exercise करता है। American president is elected by people for 4 years and can be re-elected for one. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुई है कि कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो ऑन इक्वल फुटिंग पे होती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इक्वल फुटिंग पे होती है क्योंकि वो दोनों ही सेम हाउस से बिलोंग करते हैं। However, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में की जो कैबिनेट होती है वो कभी भी प्रेसिडेंट के साथ ऑन इक्वल फुटिंग इक्वल बेसिस पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो टॉप पे था, उसने उनको नॉमिनेट किया और वो सेनेट के अप्रूवल के बाद उसके अंडर काम कर रहे हैं। जब और जिस टाइम भी वो चाहता है, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन ले सकता है, बट प्राइम मिनिस्टर में कई दफा आप रिवॉल्ट भी देखते हैं, कई दफा आप बैक बेंचर पे कुछ लोगों की प्लानिंग भी देखते हैं कि वो टॉपल कर लेते हैं मिलके प्राइम मिनिस्टर को, उनकी अपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जो जोसेफ स्टालिन थे उन्होंने वो हायरार्की में इस लीनिन जो था वो क्योंकि रेवोल्यूशनिस्ट था, जब वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया तो लीनिन जो था वो उस टाइम लीडर था। स्टालिन वाज नथिंग, वो उसका जो मिनिस्ट्री उस पूरी कैबिनेट में उसकी पूरी जो गवर्नमेंट की इसमें जो रोल था वो ये था कि हायर करना था, लोगों को अपॉइंट करना था, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाना था। स्टालिन की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी, इतनी कामयाब थी कि उसने बिना सीन पे आए सारी पोजीशंस पे अपनी मर्जी के बंदे, लोअर पोजीशंस पे अपनी मर्जी के बंदे अपॉइंट किए। और जब लीनिन फोर्थ हुआ, उसकी डेथ हुई 2 साल के अंदर, स्टालिन ने उन सभी अपने जो उसने कहना चाहिए मोहरे जो थे उसने जो प्लांट किए थे उनके साथ वो टॉप पे आके बैठ गया। और उसके बाद आपको पता है कि फिर स्टालिन ने क्या क्या नहीं किया और दुनिया उसको कैसे कैसे याद है। सो
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं देखने को मिलती, कैबिनेट उसके नहीं आती, वो प्रेसिडेंट को सर्व करती है, प्रेसिडेंट के लिए सर्व नहीं करती, उस प्रेसिडेंट की पावर शेयर नहीं करती, बल्कि उसको जवाब भी होती है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल होती है। इट क्रिएट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ मेरिट्स पे आ जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट बता दिए कैसे है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, एक ही प्रेसिडेंट है वो खुद ही अपनी मर्जी से चेंज करता है। ओके सॉरी, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा करती है, लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, तो वो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी आप इमरान खान को भी देख लें, इवन दो ये क्लेम तो बहुत करता है कि मैं गवर्नमेंट वो मैं डेमोक्रेटिक हूँ, बट ये मोस्ट ऑफ द उसकी पॉलिसीज जो है वो थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस अप्रूव करवाता है, ये पार्लियामेंट में नहीं लेके जाता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में हमेशा उसको उसको क्या कहना चाहिए, अब मुझे इसका उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्ड भूल गई, नी जा का जो रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब उसको इतनी बुरे तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको कंडेम किया जाता है, सो ये लोग उस रास्ते पे जाते ही नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इस तरह ये इंश्योर करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी होती है बस। ओके, डीमेरिट्स पे आ जाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आती है। अब मतलब ये कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है सेपरेशन ऑफ पावर की, जिसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बेस करती है, ये रॉन्ग पॉलिसी है, ये प्रिंसिपल ही टोटली सिरे से गलत है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिकन फोर फादर्स ने सबसे पहले सेपरेट इसलिए बनाया, उनको सेपरेशन की मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को लेके, कि उन्हें लगा कि सेपरेशन नहीं करेंगे तो पावर कंसंट्रेशन हो जाएगी। बट उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि उन्होंने सेपरेट पिलर्स ऑफ पावर खड़े कर दिए, लेजिस्लेचर को इतनी पावर दे दी कि वो एक्सट्रीम पे चले गए, एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर दे दी कि वो ऑटोक्रेट बनने पे चला गया। सो बताती हूँ, उसको यहाँ से कोट करती हूँ। The framers of the American Constitution felt that all governmental powers should not be concentrated in one person or body of persons. Hence, they separated the executive from the legislature and entrusted executive powers to the president and legislative powers to the Congress. Period. But then they were assailed by a few new fears. कुछ नए उनको खदशात पैदा हो गए। They had concentrated all executive powers in the hands of president and all legislative powers in the hands of Congress, respectively. Period. They sought to limit and control the concentration of powers by a system of checks and balances. However, this aggravated the evils they had sought to prevent. जिस काम से बचने की उन्होंने की थी कोशिश, वही हो गया। आपको ये भी बताती चलूं कि अमेरिकन वो फादर जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट थे, तो वो ऐसी बनाना ही नहीं चाहते थे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी सिस्टम ही नहीं क्रिएट करना चाहते थे। बट इवेंचुअली चीजें ऐसे इवॉल्व हुई कि वो अमेरिका जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई, उसके बाद डाइवर्सिटी, इट एंडेड अप इनटू बिकमिंग अ टू पार्टी सिस्टम, तो वो इस तरह की चीजें हो गई। ओके, ठीक है। फिर अब इसके डीमेरिट्स में ये है कि इट इनकरेजेस ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहता है GARNER कोट अनकोट, ऑटोक्रेट इज इररिस्पांसिबल एंड डेंजरस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो एब्सोल्यूट पावर्स एक्सरसाइज करता है। यूएस प्रेसिडेंट आप देख लें, उसकी इस टाइम देखें वो किस किस्म की हरकतें कर रहा है। वो ट्वीट कर रहा है कि ये जो दूसरे मुल्कों से उठ के आ जाते हैं इमिग्रेंट्स, बेसिकली वो कोंडालिजा कह रही हूँ, जो मारियो वो है, जो आजकल वो पॉपुलर रिपब्लिकन, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, रशीदा तलीब को कर रहा था और इल्हान उमर को कह रहा था कि ये दूसरे मुल्कों की ये जो मखलूक है या पैदावार है वो यहाँ पे उठ के आ जाती है और मुझे बताती है कि अमेरिका कैसे मैं चलाऊं। हालांकि ये जिस मुल्क से आए हैं वहां पे तो गवर्नमेंट नाम का नाम ही नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है और इस तरह का क्योस है। इवन दो ये जो तीनों हैं ये अमेरिकन बोन्स हैं, नेशनल अमेरिकन बोन्स हैं, इनके पेरेंट्स जो थे वो इमिग्रेंट्स थे और वो दूसरे कंट्री से उठ के आए थे। तो कोई और अगर ये इस तरह की पास कहता तो पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इम्पीचमेंट और इस तरह की सिचुएशन हो जाती। बट आप अंदाजा करें कि इतने 2-3 दिन की ये बात हो चुकी है और सिर्फ रिपब्लिकन सेनेटर ने, एक रिपब्लिकन सेनेटर ने यूएस प्रेसिडेंट को ओपनली मीडिया में उसको क्रिटिसाइज किया, उसको सोशल मीडिया पे आई गेस उसको कंडेम किया कि ये रेसिस्ट पॉलिसी है,
हरकतें हैं इस तरह की, हरकतें एक प्रेसिडेंट को, और वो भी बिगेस्ट सुपर पावर के प्रेसिडेंट को सूट नहीं करती। ओके, फिर वो सेकंड पे कहते हैं कि ये रिजिड है बहुत ज्यादा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वो जो मैं आगे नाम ले रही थी, जेयर बुल्सोनारो, जेयर बुल्सोनारो है राइट नाउ। वो जन 2019 में प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। आप उसकी थोड़ी सी अगर आप डिग आउट करें तो आपने अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वो टोटल कॉपी है डोनाल्ड ट्रंप की। इतना ज्यादा वो रेसिस्ट है, और इतनी ज्यादा वो पॉलिसी जो है उसकी एंटी वुमेन और इस तरह की वो पॉलिसीज लेके आता है, टोटली मतलब एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज है उसकी, और रेसिस्ट है और इस तरह की हरकतें। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि वो मेजोरिटी इलेक्शन जीत गया था, और जो करंट उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी थी उसको हरा के आया था, तो वो अभी अपनी मर्जी की पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उससे बहुत से औरतें और बहुत सी जो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं वो हर्ट हो रही हैं, और उसको कोई नहीं रोक पा रहा। दूसरी तरफ आ जाते हैं एमिलो की तरफ। मैक्सिकन प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लूपर्स ऑब्राडोर। अच्छा, ये साहब भी मोर और लेस जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की कॉपी है। औरतों के स्पेशली कह लें कि मिसोजिनिस्ट है, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की स्पीचेस होती हैं इनकी कि जो एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है वुमेन, उनकी अगेंस्ट होती है, सेग्रीगेट करते हैं इस तरह उनको। फिर आ जाते हैं जी विक्टर ऑर्बन की तरफ। विक्टर ऑर्बन पहले भी नाम ले चुकी हूँ, हंगरी के प्रेसिडेंट है, वाइट सुपरमिस्ट है, और ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि प्योरली, मतलब मैंने इनके पिछले साल भी आर्टिकल्स पढ़ी थी, जो वेस्टर्न आइडियाज और बिलीव्स हैं, फ्री वर्ल्ड और ये सब चीजें इसके अगेंस्ट हैं। ईयू की भी अगेंस्ट है। ईयू को ओपनली कहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज बनाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, अगर मुझे प्रेशराइज किया तो मैं छोड़ भी दूंगा। सो ये सारे जो तीनों चारों मैंने नाम लिए, ये सारे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बंदे हैं। सो इनको, ये जो इनका ऑफिस है, इनको इतनी ज्यादा पावर देता है कि ये टोटल ऑटोक्रेट और टोटलिटेरियन वे में परफॉर्म करते हैं। आप देख लें कि वैसे तो टर्की का ये राइट है उसका, वो अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे, बट आप देख लें कि एर्दोगान ने यूएस की ओपन वार्निंग के बावजूद S-400 का जो मिसाइल्स थे जो उसके साथ एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, वो कल उसको मिल गए हैं। और F-35 जो थे, वो जो एयरफोर्स के वो जो जेट्स मिलने थे यूएस की तरफ से, वो बैन हो गए। ये डिसीजन अगर पाकिस्तान में लेता कोई प्राइम मिनिस्टर, तो पार्लियामेंट अभी तक उसको, नेशनल असेंबली अभी तक उसको पागल, उसको मतलब क्या कहना चाहिए, इतना उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करती कि टोटली पूरा कंट्री उसके अगेंस्ट चला जाता कि तुम क्यों फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट इन स्टेट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके पास इतनी पावर है कि इवन दो इनके पास पब्लिक सपोर्ट ना भी हो तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि रिजिड, इसमें वो अगेन बैगोट को कर रहे कोट, कि वो कहते हैं कि कोट, द अमेरिकन गवर्नमेंट कॉल्स इटसेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द सॉवरेन पीपल, बट अ क्विक क्राइसिस यू कैन नॉट, बट इन एक तो माफ करें, बट एट अ क्विक क्राइसिस यू कैन नॉट फाइंड द सुप्रीम पीपल। अच्छा, ये रूल सी लंबी सी कोट है, इसमें वो ये कहता है कि अगर कुछ इशू आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि सुप्रीम पावर, सुप्रीम सॉवरेन जो है वो कौन है यूएस गवर्नमेंट के अंदर। यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो वो कहेगा मैं तो खुद अपनी लिमिट पे टर्म पे बेस्ड हूँ, मेरी भी ये पावर्स हैं। फिर आपको कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा, कांग्रेस की अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सो वो कहता है कि आपको क्लियरली पता ही नहीं है कि यूएस के अंदर सुप्रीम सॉवरेन जो है वो है कौन। देन फिर वो कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट शट डाउन कर दी थी। क्यों? क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे थे मैक्सिको वॉल के लिए। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यूएस प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर है, उसके बाद उसके पास शटडाउन की पावर है, तो ये आपस में इसी तरह उलझते रहते हैं। ओके, आखिर में फिर वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने लॉर्ड ब्राइस को यहाँ पे कोट किया है कि कोट लीव्स इट लीव्स ओके, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम लीव्स more chance than
does the parliamentary form of government किस चीज का चांस है? A prime minister is only period था वो वहां पे खत्म हो गया था. A prime minister is only one out of a cabinet and his colleagues may keep him straight and supply qualities wanting in him. But everything depends on the character of the individual chosen to be the president. वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट तो उसको बंदे की मत लगाती है प्राइम मिनिस्टर को कि तुम ऐसा ना करो, ये तुम्हें खराब कर देगा, इधर हो जाएगा वो. बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैबिनेट उसके मातहत है. कैबिनेट उसको अगर इस तरह ओपनली पॉलिसी से अगर इख्तलाफ होता है तो कैबिनेट जो है वो उसको अक्ल की मत नहीं लगा सकती. बल्कि क्या होता है ट्रम्प के साथ, क्या हो रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसने तो किसी की सुननी नहीं है. सो वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं. तो उसका जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम है और वो अपनी मर्जी से इस तरह के गलत डिसीजंस ले रहा है. इट प्रोड्यूसेस इररिस्पांसिबिलिटी एंड राइवलरी अमंग द डिपार्टमेंट्स. ऑलरेडी बता चुकी हूँ, छोड़ें इसको, बहुत हो गया है. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू सो मच.